नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में आज हम आधुनिक भारत का अध्ययन करने वाले हैं, जहां पर हम शुरुआत करते हैं उत्तर मुगलकालीन भारत से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने क्या हुआ था, मुगल साम्राज्य का अध्ययन किया। अब धीरे धीरे क्या है, औरंगजेब की जब मृत्यु होती है उसके बाद ये अपने पतन की ओर बढ़ने लगता है। होता क्या है, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके जो 3 बेटे थे उन तीनों के बीच गद्दी को लेकर संघर्ष होने लगता है। और इस संघर्ष में क्या होता है, जो 65 वर्षीय बहादुर शाह था वो विजयी रहता है। वह विद्वान और आत्मगौरव से परिपूर्ण था। तो वो क्या करता है कि जो नीति अपनाता है वो काय की अपनाता है, वो समझौते और मेल मिलाप की नीति को अपनाता है। जहां अगर आप औरंगजेब की बात करेंगे तो औरंगजेब क्या था, बहुत संकीर्ण विचारों का था, ठीक है, और उसने अपनी नीतियों को बदल दिया था काफ़ी, ठीक है। तो उस तरीके से क्या था, जो बहादुर शाह था वो काफ़ी लीनियंट हुआ करता था। वो क्या करता है, हिंदू सरदार और जो राजा थे उनके प्रति सहिष्णुता का रुख अपनाता है, ठीक है। उसके शासनकाल में देखिए मंदिरों को नष्ट नहीं किया जाता। तो इस तरीके से देखा जाता है कि बहादुर शाह थोड़ा मेल मिलाप से चलता है। तो चलिए अब हम थोड़ा फैक्ट्स देखेंगे। चलिए, तो देखिए उत्तर मुगलकालीन सम्राट जो है उनकी बात करेंगे। तो देखिए उत्तराधिकार की अभी हम बात कर रहे थे। तो ये जब युद्ध होता है तो गुरु गोविंद सिंह किसका साथ देते हैं, बहादुर शाह का। क्यों देते हैं, क्योंकि ये इसने क्या किया था कि मेल मिलाप के संबंध स्थापित किए थे। लेकिन देखिए क्या होता है आगे, जब गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो बंदा बहादुर था, ठीक है, इनके नेतृत्व में क्या होता है, जो सिख थे वो पंजाब में बगावत कर देते हैं। और तब बादशाह क्या होता है कि इनके खिलाफ फैसला लेता है और कड़ी कार्यवाही करता है, ठीक है। तो अब देखिए मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक, हमने एंशंट हिस्ट्री को पढ़ लिया है, मिडेवल भी हमने समाप्त कर लिया। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री पर आ गए हैं। तो देखिए इतिहास में आपने क्या देखा है कि जो भी राज्य हैं, जो भी साम्राज्य बने, जो वंश बने, जब भी वो पतन की ओर आते हैं तो क्या होता है, उनके अंडर में जो राज्य थे उनका क्या होता है, अब वो अपने वर्चस्व में आ जाते हैं और वहाँ पर नए राज्य जो है वो स्थापित हो जाते हैं। और ये चीज़ हम कंटिन्यूसली देखते चले आ रहे हैं। तो उसी तरीके से मुगल साम्राज्य था, एक टाइम पर क्या होता है कि वो पीक पर रहता है, ठीक। लेकिन जैसे जैसे वो पतन की ओर बढ़ता है तो क्या होता है कि कुछ नए राज्य जो हैं उनका उदय होता है। तो अब वो राज्य और उनके संस्थापक देख लेते हैं। अवध किसने स्थापना की, सादत खान है। और ये सीधे सीधे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनको जो राज्य हैं उनको संस्थापक से मिलाएं या इस राज्य की स्थापना किसने की थी। हैदराबाद की बात करेंगे तो चिनकिरिच खां या इसको निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ कहा जाता था। रोहेलखंड वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां। बंगाल मुर्शीद कुली खां। कर्नाटक सादतुल्ला खां। भरतपुर चूरामान एवं बदन सिंह। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी और सादत खां का जो असली नाम था वो था मीर मोहम्मद अमीन। बहादुर शाह का पूर्व नाम जो था, यानी कि ये इसने लिया था जब ये सुल्तान बनता है, तो इसका नाम था मुअज्जम और इसको शाह बेखबर के उपनाम से पुकारा जाता था। जितनी भी चीज़ें आपकी लिस्ट वाइज आप याद कर सकते हैं और जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं, वो एक प्लेलिस्ट ज्ञानास्त्र सीरीज़ के नाम से मैंने चैनल पर बनाई हुई है, जिसमें आपके लगभग सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया हुआ है। तो आप वहाँ जाकर उनको सीधे सीधे याद कर सकते हैं जो आपके फैक्ट्स हैं, ठीक है। उसमें क्रोनोलॉजी की कालानुक्रम जो है, यानी कि कौन सी चीज़ पहले हुई, कौन सी चीज़ बाद में हुई, कब हुई हैं चीज़ें, डेट क्या है, तो वो आपका प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास, भूगोल हो गए आपका, तो एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गई, ये सब आपको चैनल पर मिल जाएगा ज्ञानास्त्र प्लेलिस्ट के नाम से, जो आपके लास्ट टाइम एग्जाम रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसके बाद जहांदार शाह की बात करेंगे। तो इसने अपने समय में क्या किया था, एक लाल कुमारी नाम की वैश्या थी, इसको हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था, यानी ये बोल सकती थी बीच में कि हाँ भाई ये चल रहा है तो ये ऐसे होना चाहिए। मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां।
इनको शासक निर्माता के रूप में जाना जाता था। देखिए, शासक निर्माता आ जाए, किंग मेकर आ जाए, तो वो इन्हीं की बात चल रही है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था, ठीक है। फर्रुखसियार को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता था। तो इनके जो भी ये नाम दिए गए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की, ठीक है। ये जो ख्याल होते हैं ये आपका संबंधित है संगीत से। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी थी। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में क्या होता है, हैदराबाद के चिनकिलिच खान ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण कर ली। 1725 में स्वतंत्र राज्य की इसने स्थापना की। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी, ये आपको याद रखना है। ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह, इसने 1739 ईस्वी में क्या किया, दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। उस समय दिल्ली का शासक कौन था, मोहम्मद शाह। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस यानी कि पीकॉक थ्रोन तथा कोहिनूर हीरा लेकर कहाँ लौट जाता है, फारस वापस चला जाता है। तख्ते ताउस की बात करेंगे तो इस पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल शासक था वो आपका मोहम्मद शाह हो गया, ठीक है, क्योंकि फिर वो नादिर शाह ले जाता है। शाह आलम द्वितीय को अली गौहर के नाम से जानते हैं। इसके शासनकाल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच। इस युद्ध में किसकी, मराठों की हार हो जाती है, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली के वास्तविक नाम की बात करेंगे तो उसका वास्तविक नाम क्या था, अहमद खां। अब देखिए, औरंगजेब के बाद अगर हम उत्तरकालीन मुगल सम्राट देखें तो आपके कौन कौन हुए। औरंगजेब के बाद बनता है बहादुर शाह, फिर जहांदार शाह, फिर फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, फिर आपका शाह आलम आ जाता है, अकबर द्वितीय आ जाता है, और फिर आपका बहादुर शाह द्वितीय या जो जफ़र नाम से अपनी कविताओं को लिखता था, बहादुर शाह जफ़र। ये आपका अंतिम मुगल सम्राट होता है, ठीक है। इसकी ट्रिक भी मैंने दी हुई है, आप पिछले वीडियोस को जाकर ज़रूर देखें, ठीक है। और अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, देखिए 8 बार। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। बहादुर शाह द्वितीय यानी कि जफ़र अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेज़ों द्वारा बहादुर शाह जफ़र को बंदी बना लिया गया और रंगून भेज दिया गया था। और इसे बंदी कहाँ से बनाया गया था, जो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है वहाँ से, ये वहाँ पर छुपा हुआ था। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफ़र ने बनवाया। मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफ़र के ही समय में दिल्ली में रहते थे। ये क्वेश्चन आपका कई बार आया है कि वो किसके समकालीन थे। हयात बख्श बाग लाल किला जो है वो दिल्ली में स्थित है। चलिए अब आगे देखिए, बात करते हैं कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का जो आगमन होता है वो होता क्यों है, क्या ज़रूरत पड़ गई कि जिसकी वजह से व्यापारिक कंपनियों का आगमन भारत में होता। तो देखिए, होता क्या है कि जो भारत था, भारत का यूरोपीय देशों से पहले भी व्यापार चल रहा था, लेकिन अगर हम बात करें 1453 की, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि उस्मानिया सल्तनत जो होती है वो एशिया माइनर को जीत लेती है, ठीक है। अब जब ये एशिया माइनर को जीत लेते हैं तो ये क्या करते हैं कि कुस्तुन दुनिया पर अधिकार कर लेते हैं। अधिकार कर लेते हैं तो क्या होता है, पूर्व और पश्चिम के बीच जो पुराने व्यापारिक मार्ग थे वो किसके नियंत्रण में आ गए, तुर्कों के। तो जब ऐसी परिस्थितियां बनी तो अब क्या हो गया, जो यूरोप और एशिया के व्यापार पर जो वेनिस और जिनेवा के व्यापारियों का अधिकार था, वे क्या होता है, पश्चिमी यूरोप के जो नए राष्ट्र हैं जैसे स्पेन और पुर्तगाल, तो अब वो क्या होता है कि वो जो पुराने व्यापारी थे वो इनको भागीदार व्यापारिक मार्गों में नहीं बनाना चाहते थे, ठीक है। तो अब क्या हो जाता है कि जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं और व्यापारी जो भारत और इंडोनेशिया वाला जो क्षेत्र है, तो इसको क्या होता था, जो भारत और इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है इसको स्पाइस आइलैंड, ठीक है, यानी कि मसालों के द्वीप के लिए जाना जाता था, ठीक है। तो अब क्या हो जाता है कि जब ये वाली बात हो गई तो ये स्पाइस आइलैंड जो है इसको हम ईस्ट इंडीज़ के नाम से उस टाइम जानते थे, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि अब जो अरब है और वेनिस वाला जो क्षेत्र है
तो ये लोग ये चाहते थे, जो पुर्तगाली और स्पेन वाले लोग थे, तो ये चाहते थे कि इनके एकाधिकार को तोड़ें और तुर्कों से हम शत्रुता भी ना लें। उस समय पे आपका क्या हुआ, तो वो ये चाहते थे कि हमारा सीधे सीधे पूर्व से जो संबंध है वो व्यापार का स्थापित हो जाए और हमें ये सारी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। अब होता क्या है, तब तक आपका जो समुद्री जहाज है वो आपके व्यापारियों के लिए सुगम बन चुके थे, ठीक है, और जो आपके यूरोप के देश थे वो इनका बेहतर प्रयोग करना भी जानते थे। तो अब क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि समुद्री रास्ता अपनाते हैं, और इसमें क्या होता है कि 1492 की अगर हम बात करेंगे पहले, ठीक, तो कोलंबस भारत खोजने निकलता है, ठीक है। 1492 में कोलंबस से निकलता है, तो वो निकलता है भारत को खोजने के लिए। लेकिन होता क्या है कि वो अमेरिका की खोज कर लेता है, ठीक है, एक्सीडेंटली कह सकते हैं इसे। फिर क्या होता है कि 1498 की आप बात करेंगे, ठीक, तो पुर्तगाल का फिर वास्को डे गामा, ये कहानी ये हमें पता होता है कि फिर वास्को डे गामा जो होता है, ठीक है, वो यूरोप से भारत आता है, पूरा समुद्री मार्ग ढूंढ लेता है और आशा अंतरीप होते हुए, यानी कि अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए, जिसको हम केप ऑफ गुड होप कहते हैं, वहाँ का चक्कर लगाकर वो कहाँ पहुँच जाता है, कालीकट, ठीक है। फिर आपको पता ही है कि अब्दुल मनीद जो पथ प्रदर्शक था वो वास्को डे गामा को बताता है कि भाई कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाना है। फिर कौन मिलता है, तो बेसिकली क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो वो इसलिए पड़ती है कि एशिया माइनर पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है और वहाँ जो व्यापारी थे तो वो ये चाहते नहीं थे कि स्पेन और पुर्तगाल ये सब पुराने व्यापारिक मार्गों से होने वाले व्यापार में भागीदारी करें। इसलिए नया रास्ता खोजने के लिए ये लोग यूज़ करते हैं समुद्री मार्गों का, तब ये वहाँ से चक्कर काटते हुए भारत पहुँचते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या इनके फैक्ट्स आते हैं। तो 17 मई 1498 वास्को डे गामा भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पहुंचता है, भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज करते हुए। इस यात्रा में वास्को डे गामा का गुजराती पथ प्रदर्शक था, कौन था, अब्दुल मनीद, और इसका जो स्वागत करता है वो कौन करता है, जमोरिन, कालीकट के तट पर। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आता है। 1509 में अल्फांसो दी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बन के आता है। 1510 में जो अल्बुकर्क होता है इसको पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये क्या करता है, बीजापुर का जो यूसुफ आदिल शाह था उससे गोवा को जीत लेता है। पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी जो होती है वो कोचीन में खोली जाती है। दक्षिण पूर्वी तट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो ये वाला कोस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी और जिसको हम सैंत थोमे के नाम से जानते हैं। पुर्तगालियों के बाद में भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री जो था वो था कार्नेलियन हाउट मैन। 1596 ईस्वी में ये भारत के पूर्व सुमात्रा पर पहुंचता है, यानी पहले ये सुमात्रा पहुंचता है उसके बाद भारत आता है, ठीक है। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री जिसको हम कहेंगे वो कहाँ करी थी, मसूलीपट्टनम में करी थी, ठीक है। पुर्तगालियों ने कहाँ करी थी, कोचीन में करी थी। दूसरी व्यापारिक कोठी इन्होंने पुलिकट में स्थापित की, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के यानी कि पैगोडा को ढाला और पुलिकट हुई समस्त गतिविधियों का केंद्र बना लिया था। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे थे, ठीक है, यानी जिन्हें वेतन दिया जाता था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब इंडस्ट्रीज में काम करते थे और उन्हें वेतन दिया जाता था। अब देखिए कंपनी की बात करेंगे, स्थापना वर्ष की बात करेंगे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602। एक चीज़ याद रखिएगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पहले हुई है बट वो आए डचों के बाद है। ये अगर आप सीक्वेंस की बात करेंगे तो पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर आपके डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, ठीक है, फिर आपके डेनिश हैं, फ्रांसीसी हैं, फिर स्वीडिश हैं, ठीक है। तो ये आप सीक्वेंस याद रखें। लेकिन अगर बनने की बात करें, स्थापना वर्ष का मतलब ये नहीं है वो इंडिया में स्थापना इनकी जहाँ पर भी हुई थी तो पहले अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की होती है और बाद में डच की। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, फ्रांसीसी 1664, स्वीडिश 1731 में, ठीक है।
डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हो जाता है? 1759 में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य होता है वेदरा का युद्ध। कई बार आपसे पूछा गया है ये कि वेदरा का युद्ध किस किस के मध्य होता है। 31 दिसंबर 1600 की बात करेंगे तो इंग्लैंड की रानी जो एलिजाबेथ थी प्रथम, ठीक है, ये क्या करती हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान करती हैं और प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर जो था वो टॉमस स्मिथ था। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो ये एलिजाबेथ प्रथम होती हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र देती हैं भारत में आने के लिए, तो वो अधिकार पत्र देती हैं अकबर के नाम से। लेकिन जब ये भारत में पहुंचते हैं, ठीक है, तो अकबर की मृत्यु हो चुकी थी 1605 में। तो ये जब पहुंचते हैं तब इनकी मुलाकात किससे होती है? जहांगीर से, ठीक है। तो पत्र अकबर के नाम दिया गया था, लेकिन अकबर की मृत्यु हो जाने पर जो वो पत्र मिलता है तो वो जहांगीर को मिलता है, अकबर के बेटे, ठीक है। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो था कैप्टन हॉकिंस, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था। लेकिन कंपनी कब बन चुकी है? 1600 में। कब अधिकार पत्र मिला है इन्हें? 1600 में मिल चुका है, तो इसलिए मिला किसके नाम था? अकबर के नाम। भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज जो था वो रेड ड्रैगन था, ठीक है। 1611 में क्या होता है? दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना की। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी किया और अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्ड के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दे दी। अब देखिए, पूर्वी तट की बात करेंगे तो अंग्रेज़ों की प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खुली? मसूलीपट्टनम में, ठीक है, 1611 में। पश्चिमी तट की बात करेंगे तो सूरत में खुली कब? 1613 में। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था, पर वो सफल नहीं हो पाया था। 1615 में क्या होता है? सम्राट जेम्स प्रथम जो होते हैं वो टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजते हैं। सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस, फिर टॉमस रो। फरवरी 1619 ईस्वी तक वो भारत में रहता है। उसने जहांगीर एवं खुर्रम जो था यानी कि शाहजहां, इससे अंग्रेज़ों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में ये सफल हो जाता है। 1632 में देखिए क्या होता है? गोलकोंडा का सुल्तान अंग्रेज़ों को एक सुनहला फरमान यानी कि गोल्डन फरमान दे देता है। इसके अनुसार क्या हो गया कि अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकोंडा राज्य का जो पोर्ट होता है, बंदरगाह है, उस पर स्वतंत्रता पूर्वक अपना व्यापार कर सकते हैं। 1639 में फिर क्या होता है कि अंग्रेज फ्रांसिस डे होता है, ये चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर ले लेता है और वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण करता है। तो अब ये जो कोठी होती है इसका नाम होता है फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ जाता है। और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज जो था ये बाद में, कालांतर का मतलब है बाद में, जो कोरोमंडल तट है यहाँ पर अंग्रेजों का मुख्यालय बनता है। नेक्स्ट 1661 यानी कि 1661 ईस्वी में क्या होता है? जो पुर्तगाली राजकुमारी है कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा और ब्रिटेन का राजकुमार जो है चार्ल्स द्वितीय, इन दोनों का विवाह होता है। इस पर दहेज के रूप में क्या होता है? जो पुर्तगाली चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान कर देते हैं, ठीक है, उन्होंने लेके पूरा बम्बई अंग्रेजों को दे दिया। 1668 में क्या होता है? चार्ल्स द्वितीय जो है वो मुंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं कि भाई इसे तुम संभालो, ठीक है, और किराया हमें वार्षिक देते रहो 10 पाउंड। 1687 में क्या होता है? अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय जो था वो सूरत से हटाकर फिर ये बम्बई को बना लेते हैं। गैरोल्ड ओंगियार सूरत का प्रेसिडेंट और बम्बई का गवर्नर था और इसने ही बम्बई शहर की स्थापना की थी, ये आपसे कई बार पूछा जाता है। बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट देने की अनुमति दी थी और इस अनुमति को क्या कहा जाता था? निशान कहा जाता था। कहाँ के शासक ने दी? बंगाल के। 1698 में क्या होता है कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 3 गांव सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त कर लेते हैं और यहाँ पर ये बना देते हैं फोर्ट विलियम, ठीक है। अब क्या हुआ? चार्ल्स आयर जो था वो फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट होता है। कालांतर में क्या होता है? यही कलकत्ता नगर कहलाता है, ठीक है। इसकी नींव जो थी वो जॉर्ज चार्नॉक ने की थी। इसको जॉब चार्नॉक भी आता है एग्जाम में, मतलब कहीं कहीं आपको जॉब चार्नॉक भी लिखा हुआ मिलेगा। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में स्थापित की गई, ठीक है। कब? 1668 में। तो 68 के बाद 74 में क्या होता है कि फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकोइस मार्टिन
वाली कोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से पुडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त कर लेते हैं और बाद में यही पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता है। अब होता है प्रथम कर्नाटक वॉर 1746 से 48 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए। ठीक है, चलिए तो देखिए होता क्या है, ये कर्नाटक युद्ध जो होते हैं यहाँ पर क्यों शुरू होते हैं, ये जो चल रहा था ये अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों में, यानी कि ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी में, ऑस्ट्रिया यूरोप में एक देश है, इसके उत्तराधिकार को लेकर चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ तक भी क्या होता है कि वो कहते हैं ना कि उसकी चिंगारी आ जाती है और यहाँ कुछ ऐसे क्षेत्र रहते हैं जहाँ पर अंग्रेज़ और फ्रांसीसी अपना अधिकार चाहते थे। तो इस वजह से क्या होता है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है भारत में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो दोनों में युद्ध हुआ, इस युद्ध में क्या होता है, आपके फ्रांसीसी विजय हो जाती है। ठीक है, जो पहला वॉर होता है उसमें आपके फ्रांसीसी जीत जाते हैं। ठीक है, और अंग्रेज़ जो है वो हार जाते हैं। यहाँ ए ला शापेल की संधि होती है और इससे फिर क्या होता है, ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार युद्ध है वो समाप्त हो जाता है और इसी तहत प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है वो समाप्त हो जाता है। अब क्या होता है कि इससे जो फ्रांसीसियों का गवर्नर था डुप्ले, तो अब वो जब जीत गया तो उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई उस चीज़ को लेके कि हाँ भाई अब हम तो जीत रहे हैं तो अब और आगे भी जीतते हैं। तो अब इस केस में क्या होता है कि दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है 49 से 54 के बीच में। इस युद्ध में क्या होता है, फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले है, जो कि पहले वाले में जीत जाता है, दूसरे में वो हार जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अच्छा ये हुआ क्यों था, हैदराबाद और जो कर्नाटक का क्षेत्र था तो उसके आंतरिक मामले जो थे उसमें विवाद था और उनको लेकर ये युद्ध हुआ। एक टीम एक साइड थी और एक जो थे वो एक साइड थे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इस वजह से डुप्ले जब हार जाता है तो इसे वापस बुला लिया जाता है और उसकी जगह पर किसको भेज देते हैं, गोडेहू को। ठीक है, ये अगला फ्रांसीसी गवर्नर होता है और दूसरे युद्ध के बाद होती है पौंडीचेरी की संधि। और ये संधियाँ ना आपकी मिलाने के लिए आती हैं, जैसे प्रथम युद्ध के बाद कौन सी संधि होती है, दूसरे के बाद कौन सी होती है, और इस संधि के बाद युद्ध जो होता है वो आपका विराम हो जाता है। ठीक है, और ये जो संधि होती है इसका परिणाम क्या होता है कि अंग्रेज़ और फ्रांसीसी जो है ये भारतीय राजा और नवाबों के जो भी आंतरिक मामले हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब देखिए क्या होता है, दूसरे युद्ध के बाद से क्या हुआ कि फ्रांसीसियों का जो भी प्रभुत्व है वो कम होना शुरू हो जाता है और अंग्रेज़ों का बढ़ना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद होता है कर्नाटक का तीसरा युद्ध। ठीक है, ये क्यों होता है, ये जो आपका 1756 ईस्वी में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू होता है ये उसी का एक अंश था। इसके लिए कौन सी संधि होती है, पेरिस की संधि होती है। अच्छा, और इसमें बीच में ना, जैसे जब युद्ध चल रहा है तो उसमें बीच में 1760 में अंग्रेज़ी सेना का होता है आयरकूट और इसके नेतृत्व में वॉन्डी वॉश की लड़ाई लड़ी जाती है और इसमें फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित हो जाते हैं। और फ्रांसीसियों का जो कैप्टन था वो था कैप्टन लैली। ठीक है, तो ये वॉन्डी वॉश के युद्ध में आयरकूट लैली को हरा देते हैं। ठीक, 1761 में अंग्रेज़ों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लेते हैं। वही अब ये जो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ, इसके बाद तो फ्रांसीसी जो थे वो बुरी तरीके से परास्त हो चुके थे, उनका प्रभुत्व खत्म हो चुका था। 1763 में क्या होता है, पेरिस की संधि होती है। इसके द्वारा अंग्रेज़ चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश लौटा देते हैं। ठीक है, चंद्रनगर नहीं लौटाते। 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी के कब्जे में जो थे ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में ही रहते हैं। ठीक है, चलिए अब भारत में यूरोपियों के आगमन से संबंधित क्वेश्चन आंसर। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में स्थापना होती है, ब्रिटिश की 1600 में होती है, डच की 1602 में होती है और फ्रेंच की होती है 1664। तो आपका 1 2 3 4 सही है। अब देखिए व्यापारी कंपनियों की बात कर लेते हैं, उनके मुख्यालय की बात कर लेते हैं। पुर्तगालियों का कहाँ था, देखिए गोवा में, ब्रिटिशर्स का था कलकत्ता, डच का था नागपट्टनम, फ्रेंच का था पौंडीचेरी। निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था। तो देखिए पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डैनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स, स्वीडिश, ये सभी का होता है। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है,
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। 1772 में ये बनता है। निम्नलिखित में से किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था? ये थे पुर्तगाली। वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट। जमोरिन ने स्वागत किया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी वो था सर टॉमस रॉ। सबसे पहला जो आया था वो था कैप्टन हॉकिंस। गोवा, दमन और दीव, इनका उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे जीता था? बीजापुर के सुल्तान से। और उसका नाम क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध यानी एंग्लो फ्रेंच संघर्ष जो है उसकी समाप्ति किस संधि से होती है? तो पेरिस की संधि से। फर्स्ट वाले में होती है एला शापेल की संधि, ठीक है। दूसरे में कौन सी संधि होती है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और तृतीय जो है वो होती है आपकी पेरिस की संधि। पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत का आगमन के सर्वप्रथम उद्देश्य जो था सर्वप्रमुख वो क्या था? काली मिर्च और अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, ठीक है। जब 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने स्वागत किया था? जमोरिन ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? कालीकट में। देखिए गलत है, उन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी कोचीन में स्थापित की थी। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए फरमान जारी किया था? तो ये था आपका फर्रुखसियर। ब्रिटिश के साथ बेसीन की संधि निम्नलिखित में से पेशवाओं में से किसने की थी? ये था बाजीराव द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, पहला गवर्नर बंगाल का। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, पहला पुर्तगाली गवर्नर। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? यूसुफ आदिल शाह से। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? यह था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली, ठीक है, या इसको सौली भी कहा जाता है, दोनों में से कुछ भी आ जाएगा तो एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है, के स्थान पर हराया था? तो ये था आपका थॉमस बेस्ट। चलिए, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? देखिए, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर चीजें चल रही थी, ये हमने देखा हुआ है। लेकिन अगर हम तत्कालिक कारण की बात करें कि भाई उस टाइम पर युद्ध क्यों शुरू हुआ था, तो होता क्या है, इसका कारण है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। इसमें क्या होता है, अंग्रेजों का था एक कैप्टन बर्नेट। तो ये बर्नेट के नेतृत्व में क्या होता है कि अंग्रेजी सेना जो क्या करती है, कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लेती है और इस कारण ये युद्ध भारत में शुरू होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखें। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो कैप्टन हॉकिंस को किया था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था, यह था बिहार से। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो देखिए 1613 था एक तो, और फिर 1613 में सूरत में थी, और अगर इसमें पहली फैक्ट्री की बात आती तो वो 1611 में मसूलीपट्टनम में थी। ये हमने देखा था ना कि अगर प्रथम की बात करेंगे तो पूर्वी तट की बात करेंगे तो मसूलीपट्टनम में थी, और अगर पश्चिमी की बात करेंगे तो 1613 में सूरत में थी, ठीक है। तो अब आपको ये याद रखना है, अगर मसूलीपट्टनम दिया हुआ है और कोई भी ईयर या कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप पहले मसूलीपट्टनम लगाएंगे। निम्नलिखित में से जिस एक शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो कौन था? शाह आलम द्वितीय। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो थी आपकी हुगली। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है आपका मुंबई, और द्वीप का नाम क्या है? सालसेट। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगालियों को। चलिए अभी देख लेते हैं पुर्तगालियों से संबंधित कुछ फैक्ट्स।
तो एस्तादो द इंडिया पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम था। कॉर्टेज पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पार पत्र या आज्ञा पत्र था। ठीक है। इनक्विजिशन पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण था। और पोर्टो ग्रांडे, पोर्ट से पोर्टो हो गया आपका महान बंदरगाह, पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा थी। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम क्या है? तो देखिए, ये था आपका सबसे पहले होता है अंबर का युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध, वॉन्डिगॉश का युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो अंबर का तो युद्ध देखिए कब होता है? 1749 में। और किस किस के बीच होता है? ये फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले था, ठीक है, उसका किसके साथ होता है? कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन, उसकी सेना के साथ, अनवरुद्दीन के साथ होता है। ठीक है। तो 1757 में होता है आपका प्लासी का युद्ध। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब के बीच। फिर आपका वॉन्डिगॉश का युद्ध होता है 1760 में। ठीक है, आयरकूट और कैप्टन लैली के बीच। और फिर आपका 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध होता है तब आप किस किस के बीच होता है? एक साइड थे आपके नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और दूसरी साइड होती है अंग्रेज़ों की सेना। ठीक है। चलिए, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1498 में गोवा पर कब्जा किया। देखिए, यही गलत हो जाता है। 1510 में किया था अल्बुकर्क ने। ठीक है, आदिल शाह को हराया था, तो यही गलत हो जाता है। आगे और देख लेते हैं। अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया। ठीक है। पूर्वी भारत में अंग्रेज़ों की कंपनी 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। बिल्कुल ठीक है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। ये भी ठीक है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किस स्थान पर लगाया था? तो ये था सूरत में। भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने जो यानी कि फैक्ट्रीज होते थे, वो किसके लिए होते थे? भंडारगृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों हेतु। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में ला लिया? 1961 में। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की? पेड्रो अल्वेज कैब्रल। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? फ्रांसीसियों को। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? अंग्रेज। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? ये था बेदरा का युद्ध। 1759 में ये लड़ा गया है। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम में। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? ये था राल्फ फिच। ठीक है। व्यापारी की बात चलेगी तो राल्फ फिच था। ठीक है। कैप्टन्स की बात चलेगी तो पहला विलियम हॉकिंस आया था। फिर उसके बाद सर टॉमस रो आता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था किसने? मर्चेंट एडवेंचर्स यानी कि साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने। ठीक है। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया था? रानी एलिजाबेथ ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? ये था हेक्टर। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी? तो ये था जहांगीर। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था? तो ये था सर टॉमस रो। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।